नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आप सभी का अभिनंदन है और सभी को सुप्रभात। कल रात वाली क्लासेस नहीं आई 2 दिन से, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको मॉर्निंग की फ्रेश क्लास दी जाए। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि आपकी क्लास का टाइम जो रात को 9 बजे है वो भी थोड़ा सा बदल कर दोपहर 1 बजे किया जा रहा है, क्योंकि लगभग स्टूडेंट जो होते हैं इस वक्त लाइब्रेरी में होते हैं दोपहर में, और वो उस वक्त आराम से क्लास देख भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। इसके साथ ही जो महिला वर्ग है, जो बहनें हैं, वो भी घर के कामों से निवृत्त होकर फ्री होकर जो है आराम से थोड़ा बहुत समय पढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो इसलिए ये क्लासेस का समय जो है दोपहर 1 बजे किया जा रहा है। आज की क्लास दोपहर 1 बजे अपलोड होगी। ये मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हमने पिछली क्लासों में जो 2-4 कुछ मैंने नए शब्द लाने का प्रयास किया, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। मैंने कहा चेक कर लेना चाहिए। देखो, गलत बताने से अच्छा है उसे चेक कर लेना चाहिए। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नए शब्दों की जानकारी दूंगा और आपको वास्तव में आनंद भी आने वाला है। इसलिए इस क्लास को मतलब स्पीड से वगैरह ना देखें, समझें। कुछ बहुत से अच्छे शब्द बताऊंगा और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि नहीं सर ये गलत बता रहे, बल्कि बहुत शानदार शब्द होंगे। हम स्टार्ट से हमने पढ़ लिया था उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में आकर शब्द के का निर्माण करते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली क्लासेस देख लें, हमने ये पढ़ लिया उपसर्ग। अब हम यहां पर थे, ठीक है। अब हम यहां पर थे, तो हम एक सेकंड देखेंगे। देखो, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं पिछले जो क्लासेस हैं उनसे, वहां से ले। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आप सबके और आपको आनंद भी आने लगेगा। ठीक है, देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने जब शब्द लिखे थे, अति उपसर्ग किया था। तो अति उपसर्ग के बाद में हम स्पीड से चलेंगे, चिंता मत करें। बस थोड़ा सा गैप आ गया, इसलिए रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो देखिए, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय। तो ये अच्छा शब्द था, हमने उस वक्त भी चर्चा की थी। अति धन इंद्रिय, है ना। मूल शब्दों पे इसलिए गौर करना है दोस्तों, क्योंकि मूल उपसर्ग पढ़ाने का क्या तरीका होता है। आप शब्दों को तोड़ के सिखा सकते हो, लेकिन यहां पर मेरा ऐसा मानना है, सबका अलग अलग तरीका होता है, कि आप इन शब्दों पे ज्यादा गौर करें। क्यों करें? क्योंकि ये तत्सम उपसर्ग है। तत्सम उपसर्ग के साथ जुड़ने वाले शब्द भी तत्सम शब्द हैं। तो कहीं ना कहीं जब तत्सम तद्भव टॉपिक आएगा तब आपके लिए बड़े हितकारी होगा। जैसे अतिधन उक्ति, अतिधन उत्तम, अतिधन आवश्यक, अतिधन इव, अतिधन इत, अतिधन कथा। अत्याहित में हमने देखा अतिधन आधन हित, अतिधन आधन हित। उसके बाद हम बात करें अधिकरण अधिनियम, ठीक है। अधिकरण अधिनियम। अब अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अध्यक्ष, अधीक्षण, अधीश। इसमें देखिए, ये भी सही शब्द है। अधिधन इक्षण होगा, अधिधन इक्षण, अधिधन इक्षण होगा। अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अध्यापक, अध्यात्म, अध्याय, अधिक, अधिगत, अधिदेव। देखो, बहुत अच्छा शब्द है अधिगत, है ना। उसके बाद अधिदेव, उसके बाद अधिभूत, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अधियान। अब ये जो शब्द है दोस्तों, मैंने कहा ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो आप देखें आराम से। देखो, 2 शब्द होते हैं। एक होता है अधियान, इसमें ई की मात्रा छोटी होती है, और एक शब्द होता है अधियान, ठीक है। दोनों में ही आप जब टुकड़ा करोगे तो अधिधनयान होगा और इसमें भी अधिधनयान होगा। दोनों का टुकड़ा भी सेम होगा, लेकिन एक आपने सुन रखा होगा, जो सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं, अर्थ अलग अलग होता है। तरणी, तरणी, है ना। अब लोग मानते नहीं है। कई स्टूडेंट जो है ना, फ्रेशर, उनका दिमाग थोड़ा सा यूं चलता है कि नहीं सर ऐसा ही गलत है। भाई, तरणी तरणी में एक मात्रा छोटी, एक मात्रा बड़ी है। जब इसमें हो सकता है तब उनके दिमाग में क्या आता है, नहीं सर इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये मूल शब्द है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अधियान और अधियान हो सकते हैं, तरणी तरणी हो सकता है, तो अधियान अधियान क्यों नहीं हो सकते। प्रतिघात और प्रतिघात दोनों हो सकते हैं, तो अधियान क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये जो अधियान है जिसमें मात्रा बड़ी लगी है, इस अध्ययन का मतलब होता है वेद पाठी, है ना। इस अध्ययन का मतलब होता है वेद पाठी। और ये जो ऊपर जो अध्ययन है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है, जो आपने देखा होगा बुजुर्गों को जो माला फेरते हैं तो उसके ऊपर एक वो थैली सी लगा के रखते हैं, जिसे गोमुखी बोला जाता है ना। तो अध्ययन यानी, यूं कहने का मतलब हो गया कि वो जो गोमुखी है उसी को क्या कहा गया है? अध्ययन कहा गया है। तो है ना। तो इस प्रकार के अच्छे शब्दों की भी चर्चा होनी चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे, अध्ययन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगले उपसर्ग में हम अनु उपसर्ग पढ़ रहे थे, तो उसमें अनुकरण, अनुकूल, अनुचार, अनुशासन, अनुरूप, अन्वय, अनुक्षण, अनुज्ञा, अनुनाद, अनुप्रास, अनुचान, अनुवीक्षण, ये सारे। अब देखो अनुचान शब्द आया, इस अनुचान का क्या अर्थ हुआ? कहां गया? अच्छा वापस आ गए। ये जो शब्द आया अनुचान, अनुचान का क्या मतलब होता है? अनुचान मैं कहूं कि आप सभी इसमें अनुधन, है ना? तो अनुचान का मतलब क्या होता है? देखो अनुचान का मतलब होता है अध्ययनशील। क्या होता है? अध्ययनशील, है ना? तो शब्द सारे अच्छे होते हैं, हमें कई बार पता नहीं होता है, इस कारण से अब चरित्र, अब कर्म, अब आकृति, अपधनित, ये सारा हो चुका है हमारा। फिर मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं। कोई शब्द बढ़िया मिले तो आपको उसकी चर्चा कर देता हूँ। अभिभाव, अभ्युदय, अभिरक्षा, अभिधा, है ना? और अभिप्स, अभिज्ञ, अभिघात, अभिप्सु, ठीक है। अवम, अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवनति, ये सारी चीजें हो चुकी है। जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, उनको बता दूं कि ये सारी चीजें हो चुकी है पहले। क्लियर है? हाँ, एक यहां पर शब्द आया था, ये रहा, सही लिखा हुआ है, अभिन्यास। ये नोट्स में गलत था, यहां पर ये शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अभिन्यास। ठीक है। अब इसका टुकड़ा कैसे होगा? अभिधन, निधन, आस। अभिधन, निधन, आस, अभिन्यास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक वो पीछे हो रह गया। देखो ये जो आप दोस्तों ये शब्द आप देख रहे हो, अवकर। अवकर का हमने जैसे चर्चा की थी पहले क्लास में, ऐसा लगता है जैसे दुष्धन कर, दुष्कर, कठिन कार्य या बुरा कार्य को हम बोल सकते हैं दुष्कर है, यह बहुत दुष्कर है। तो हमने उसी तरह से इसका अर्थ भी निकाल लिया, अवकर यानी अव यानी बुरा, और इसका अर्थ। लेकिन नहीं, देखो अव जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ क्या होता है? केवल बुरा और हीन नहीं होता, अनेक अर्थ होते हैं इसके। हमें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं। निश्चय इसका अर्थ होता है, आश्रय इसका अर्थ होता है, ठीक है, ज्ञान इसका अर्थ होता है, ध्यान इसका अर्थ होता है। तो अलग एक उपसर्ग के कई शब्दांश के कई अर्थ होते हैं जो शब्द में जुड़कर एक नए अर्थों का निर्माण करते हैं। तो हम अवकर का अर्थ ले रहे थे कि बुरा कार्य, जबकि ऐसा नहीं है। इसका अर्थ होता है धूल, या वो जो बुहारन होता है ना, बुहारन, बुहारन समझते हो या नहीं समझते हो? महिलाएं तो समझ चुकी होगी अब तक। बुहारन क्या होता है भाई? जो अपन धूल या बुहारन जो झाड़ू से वो मारवाड़ी में बुआरी, गांव में बुआरी निकाला ना, तो बुआरी को बुहारन। तो यूं कह सकते हैं कि धूल या बुहारन को क्या कहा गया है? अवकर कहा गया है। तो ये भी अपने आप में देखा जाए ना तो एक बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है ना? इसमें आ जन्म आरोप, देखिए इसकी चर्चा हो चुकी थी। आखू यानी चूहा या देवदार का वृक्ष कहा जाता है। ठीक है। आयतन ये माप, प्रमाण, परिमाण से संबंधित है। आलाप, आहुति, आशय, ठीक है, ये हो गया। एक इसमें है शब्द, कहाँ गया? आपत्ति, आमोद, आशंका, आघात, आपत्ति, आयोजन, आरोप, इसमें शब्द वो नहीं आया, शायद डिलीट हो गया होगा। देखिए एक शब्द है, क्या शब्द है? आराती। आराती में भी जो है आ उपसर्ग है, और आराती का अर्थ जो होता है वो होता है विराम या रोक। आराती, यहां इसमें नहीं है वो शब्द, तो आराती का अर्थ ये होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए उत उपसर्ग। उत का अर्थ आप सब जानते हैं, कुछ किताबों में केवल उद दे रखा है और बोल रखा है कि उत नाम का उपसर्ग होता नहीं, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। उसमें उसमें एक शब्द होता है, देखो उदाह, देखो उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उदय, उल्लेख, उज्जवल, उद्देश्य, उल्लेख, उन्नत, उन्नयन, उच्छेद, उद्धार, ये शब्दों की चर्चा कर चुके हैं। एक शब्द होता है उदाहार। उदाहार को हम जब तोड़ते हैं तो निकलता है उत धन, आधन, हार। तो उदाहार, उदाहार का मतलब क्या होता है? भाषण का आरंभ। क्या होता है? भाषण के आरंभ को क्या कहा जाता है? उदाहार कहा जाता है। आप आहार से मतलब खाने का न लेना दिमाग में। उतधन, आधन, हार, उदाहार, भाषण का आरंभ। तो ये भी बहुत अच्छा शब्द है। आप आगे देखेंगे उप उपसर्ग। उप में उपकार, उपवन, उपसर्ग, उपनाम, उपचार, उपाध्यक्ष, उपाधन, धी, बहुत अच्छा है। उपधन, आधन, धी क्यों तोड़ के बताया? क्योंकि अगर पूछा जाए कि इसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत करने की चेष्टा करने का प्रयास, उपयुक्त होगा, इसमें उपयुक्त नहीं होगा, वरना तो फिर ऊपरी धनुक्त हो जाता है ना? तो यहाँ पे उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा? उपयुक्त।
तब धन उपधन युक्त हो जाएगा। अब ये उगत नहीं है, ये उपगत है। क्या है ये? उपगत है। उपगत का अर्थ क्या होता है? अब आप कहोगे सर उपगत का अर्थ क्या होता है, वो भी बता देता हूं। ये होता है उपगत, और उपगत का अर्थ होता है समीप। क्या अर्थ होता है? उपगत का अर्थ होता है समीप। उसके बाद उपसंहार है, उपस्थ है, ठीक है ना। और जैसे उपगूढ़, उपत्यका, उपत्यका और अधित्यका आप सब जानते हैं, ठीक है। उपहत का मतलब होता है छत विछत। उपहत का क्या मतलब होता है? छत विछत। और उपरक्षक आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। और उपरत का मतलब क्या होता है? निवृत्त। क्या होता है? निवृत्त। और तो उपनक्षत्र का मतलब होता है गौण नक्षत्र। जो गौण नक्षत्र होते हैं उनको बोलते हैं उपनक्षत्र। तो ये भी हमने चर्चा कर ली थी, मैं एक एक रिवीजन करवा रहा हूं आपको, ठीक है। दुर्ग, इसमें दू धन ग, दूह धन ग होता है, लेकिन दुर्धन ग मानेंगे क्योंकि हम यहां पर संधि नहीं कर रहे। क्या हो जाएगा? दुर्धन ग। जहां पर गमन करना कठिन हो वही तो दुर्ग कहलाता है। उसके बाद हमने दुष् कर लिया था, दुष् में कोई विशेष, हाँ ये भी जैसे बहुत अच्छा शब्द है दुष्चवन। अब ये दुष्चवन ऐसा च्यवन प्रकाश नहीं, वो बच्चे बोलते हैं च्यवन प्रकाश, है ना। तो ये वो आपका च्यवन प्रकाश नहीं है, ठीक है। और न ही ये जो आप खाते हो सोना चांदी, अमिताभ बच्चन एडवर्टीजमेंट करते हैं, च्यवन प्राश भी नहीं है, है ना। ये दुष्चवन आप सभी के लिए एक कुतूहल का विषय है। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होता है दुष्चवन। गूगल पे सर्च नहीं करना है, कई तो लग गए फटाफट गूगल पे सर्च करते हैं, है ना। तो दुष्चवन का अर्थ होता है, ये इंद्र का एक अन्य नाम है। दुष्चवन जो है एक इंद्र का एक अन्य नाम है, दुष्चवन, है ना। दुष्संधान, दुष्प्राप्य, दुष्प्रभाव, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे देखिए, नि उपसर्ग, निषेध, नियंत्रण, न्याय, न्यास, न्यून, निधि, निकट, निगम, निगूढ़, निज। देखो बहुत अच्छा शब्द है निज। तो क्या होता है? नि धन ज। हमें लगता है नहीं इसमें क्या टुकड़े होंगे। नि धन जय, नि धन चय, निमग्न, निमेश, नियत, निवृत्त, निष्ठा, न्यस्त, निहार, निषेध, निश्चन्न, ये भी अच्छा है, ठीक है। आगे चलिए, निस, निस्तेज, निश्चय, निष्कपट, ये सारा हो चुका है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मुझे कोई ऐसी खास, निश्वास है, निष्पाप है, इसमें भी कोई खास बात नहीं। निष्कंटक क्या होता है? निष्कंटक, निष्कंटक होता है एकदम शुद्ध, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। जो शुद्ध हृदय, जो शुद्ध हृदय व्यक्ति होता है उसको भी निष्कंटक कह सकते हैं, ठीक है। निष्प्रकम, निस्वास, ये भी हो गया। उसके बाद है निरुपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है उसके बाद? निरुपसर्ग है। इसमें कोई खास मुझे नहीं लगा, ये आपको मैंने करवा दिया। देखिए इसमें एक चीज खास है, ये जो शब्द है ना, निर धन उप धन आ धन धी, तो निरुपाधि, बहुत अच्छा शब्द है ये, ठीक है। इसको ऐसे शब्दों पर गौर कीजिएगा। भाई आप नोटिस कर ले, मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपने नोटिस कर लिया होगा, देखो जो शब्द छांट के मतलब, भाई मैं कहाँ से लाया हूँ? किताबों से ही तो लाया हूँ, किताबों से ही तो नोट्स बनते हैं, किताबों से ही तो पीपीटी बनती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐसे बेस्ट शब्द चुन के लाना, है ना। भाई पूरे बगीचे में फूल हैं, तरह तरह के फूल हैं, लेकिन उन फूलों में से सुंदर सुंदर फूल छांटना अपने आप में एक कला होती है। उसी तरह परीक्षा में आने की दृष्टि से मतलब आपको जो शब्द हैं वो आप तक पहुंचाना, ये एक अध्यापक की कला होती है। और उसमें जहां तक हूं मैं, मैंने प्रयास किया है कि बेस्ट से बेस्ट शब्द आप तक पहुंचाने का प्रयास है, ठीक है। आप इन शब्दों को देख लोगे तो मैं जहां तक समझता हूं कि आपके एक भी प्रश्न, आपके एक भी प्रश्न जो है वो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरा वादा रहेगा, है ना। इसके बाद में भी अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं सर ये आपने थोड़ा कम बताया, तो ये देखो सिर्फ लगता है, क्योंकि बाकी होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। हाँ अब हम करते हैं प्र उपसर्ग। प्र अगर करते हैं तो देखिए, प्रबल, प्रबंध, प्रचार, प्रहार, प्रकोप, प्रहर्षण, प्रगति, प्रारंभ, प्राचार्य, प्रदनार्थी, प्राप्ति, प्राधिकृत, प्रछन्न, कोई खास बात नहीं है। परा उपसर्ग, परा उपसर्ग के बारे में देखें तो विपरीत, ठीक है। जैसे इसमें एक शब्द है, ये देखो, अब इसका मतलब क्या होता है? प्रेक्षा। हमें नहीं पता होता, क्यों नहीं पता होता? क्योंकि पढ़ने से ही पता लगेगा। हम सिर्फ कंपटीशन में उलझे रहते हैं
कि हाँ अभी फलानी वैकेंसी आ गई, उसका सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, रट्टा मारो, चलो पेपर में दो, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर नई वैकेंसी आई, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, यही होता है। बजाय इसके अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, मैं ये नहीं कहता कि आप सबका अर्थ आपको पता हो, आप विद्वान बनो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि कम से कम आप इतना प्रयास जरूर करें, इतना प्रयास जरूर करें कि आपको वास्तव में उन शब्दों में से कुछ भी शब्द आ जाए, आपका गलत नहीं जाना चाहिए, तब आनंद आता है ना। प्राधिकृत प्रारंभ प्रश्न प्रेक्षा यानी देखना, परा उपसर्ग विपरीत पीछे या ठीक, इसका अर्थ है विपरीत पीछे या अधिक। पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा। पिछली बार ये परा उपसर्ग में मैंने पर वाले शब्द डाल दिए थे कुछ, मैंने कहा भी था आपसे कि मैं इसको चेंज करके थोड़ा सही करूंगा पीपीटी को, मैंने चेंज कर दिया। तो आप परीक्षा में आने की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग बताता हूं, एक तो होता है आ, एक होता है परा, ठीक है, एक होता है अनु, ठीक है, और एक होता है आपके पर ही नहीं होता, ये जो उपसर्ग आता है ना अन, एक पर, ये कुछ एक उपसर्ग जो मेरी दृष्टि में है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो पीपीटी आपके समक्ष है, इस पीपीटी को मैं कंप्लीट, संस्कृत के उपसर्ग तक आज तैयार हो चुके हैं, इस पीपीटी को मैं कंप्लीट जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा आज की डेट में, क्योंकि ये यहां तक कंप्लीट हो जाएगी एक साथ। तो आप ये एनडीसी क्लासेस टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं दोस्तों, इसको ज्वाइन करें, ज्वाइन ही नहीं करना, केवल मेरी एक इच्छा है, मैं आपके लिए कल परसों 2 या 3 दिन के अंदर संधि और समास का एक बहुत बढ़िया टेस्ट लेकर आ रहा हूं, क्योंकि हमारे दोनों टॉपिक हो चुके हैं। संधि और समास का बहुत बढ़िया टेस्ट लेके आ रहा हूं। उससे पहले आप लोग एक मेरी इच्छा पूरी करें कि टेलीग्राम चैनल का ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाएं, ताकि मैं आपको टेस्ट पेपर भी पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दूंगा और यहां पर भी आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, सोशल मीडिया, सब जगह शेयर करें, स्टूडेंट्स अपने साथियों शेयर करें, और अपने जिन लाइब्रेरीज में जाते हैं उन लाइब्रेरी में थोड़ा सा बताएं। बहुत जल्द हम बेस्ट देने वाले हैं। और देखिए, आपको ये क्लास भी समझ आई होगी, मैं जहां तक समझता हूं, मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, मैं उसी को अकॉर्डिंग रख के पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हमें बहुत जल्द टेलीग्राम पर 10 के स्टूडेंट चाहिए, और अगर आप 10 के स्टूडेंट दोगे तो मैं आप सभी को एक छूट दूंगा, वो हिंदी पॉइंट पर जो है, जो हमने क्वेश्चंस जो तैयार किए हैं, जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज एक बनाई है, जो 9वीं और 10वीं के लेसन्स में से बनाकर है, वो टेस्ट सीरीज आप सभी तक फ्री पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रयास करें कि हम बहुत जल्द देखो, आप ये सोचते हो कि मरने देना, बस वीडियो देख लिया अब लाइब्रेरी में लग जाओ अपने काम में, तो ऐसा ना सोचें, बढ़िया तरीके से करें, निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए, तो देखिए इसमें पराधन जय, पराधन भव, पराधन क्रम, पराधन मर्श, पराधन वर्तन, पराधन विद्या, पराधन काष्ठा, पराधन स्त, पराधन काश। बहुत अच्छा शब्द है ये। इन शब्दों को कहीं ना कहीं आप लगता है कि मैं एग्जाम में नहीं पहचान पाऊं, तो रट्टा मार लेना। पराधन ध्वनि, पराधन करण, पराधन जिका, पराजिका बहुत अच्छा शब्द है, पराधन भिक्ष, ये होते हैं परा उपसर्ग के शब्द। तो इनका विशेष ध्यान रखें। अभी मैं आपको पर उपसर्ग और करवाऊंगा, तब आप देखोगे इनसे अलग है, ठीक है। आगे देखेंगे अन उपसर्ग। अन उपसर्ग की अगर बात करें, अंधन अंत, अंधन आदि, अंधन एक, अंधन आहुत, अनुपयोगी, अंधन आगत, अंधन निष्ठ, अंधन इह, अंधन उपयुक्त, ये देखिए अंधन उपम, अनुचित, अनन्य, अनृत, ये हो चुका है। कोई इसमें खास, हाँ इसमें ये खास शब्द था। क्या खास शब्द था? अनोरस। देखिए इसमें अनधन, ओ सॉरी, हाँ ओधन रस कह सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय इसको हम यूं कहें, अनधन ओरस। क्या है? अनधन ओरस। अनधन ओरस क्यों कहेंगे? देखिए, अनधन ओरस इसलिए कहेंगे, उस दिन मैंने आपको अर्थ भी बता दिया था, ये अच्छा शब्द है वास्तव में, अनधन ओरस, इसका अर्थ भी आपको बताया था उस दिन, मैंने ऐसा नहीं बताया, ये बताया था, और यही सही माना जाएगा कि ओरस क्या होता है और अनोरस क्या होता है।
मैं सब जानता हूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ने क्लास रेगुलर देखी है, मैंने उस दिन अनोरस का अर्थ भी बताया था, आप सब जानते हैं। तो अब कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अनोरस का उस दिन अर्थ क्या बताया था, और अपना मूल्यांकन करें कि आपने ये क्लास कितनी गहनता से देखी थी। हाँ बिल्कुल, कितनी गहनता से देखी थी। हाँ जी, तो अनोरस का मतलब होता है, अब तक आपने मेरे ख्याल से बता दिया होगा, जब उर्दू में एक उपसर्ग आएगा ना, धन, जायज, ठीक है, तो जो नाजायज होता है उसे अनोरस कहा जाता है। ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे सुने हुए नहीं होते, लेकिन उनका अर्थ हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्द आगे एक दो शब्द और अच्छे आएंगे, मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद आप देखेंगे परि उपसर्ग। परि उपसर्ग की बात करें, अनवधि ये ठीक हो गया, अनर्थ ये हो गया। परि उपसर्ग, परि उपसर्ग में आप देखेंगे परिक्रमा, परिधन आवरण, परिधन धी, परिधन अटन, परिधन नाम, परिधन मान, परिधन छेद, परिधन अंक, परिधन अंत, परिधन त्यक्ता। अब ये परित्यक्ता को हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमारा समाज क्या करता है कि परित्यक्ता का जो अर्थ है वो हम ले लेते हैं कि परित्यक्ता जो है वो त्यागी गई स्त्री को होता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। परित्यक्ता, परित्यक्ता हर वो चीज जो त्यागी जा चुकी है वो परित्यक्त है, वो त्यागी गई चीज को, और त्यागी गई नहीं बल्कि ये जैसे चारों ओर है ना, इसका अर्थ होता है सर्वथा, सॉरी, क्या अर्थ होता है, सर्वथा, अर्थात जो चीज समूल रूप से एकदम कंप्लीटली जिस चीज को त्याग दिया गया है वही चीज परित्यक्ता कहलाती है। हर चीज के बारे में होता है। परिक्रमा, पर्यावरण, परिधि, पर्यटन, परिवृत्त, परिशिष्ट, है ना, तो ये सारे परि उपसर्ग हैं, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रति उपसर्ग। प्रति में सारा लगभग हो चुका था, प्रतिलिपि, प्रत्याशी, प्रत्यक्ष और प्रत्यंग, प्रतीक, प्रत्या, ये भी अच्छा सब था। प्रति, अवधन, आय, एक शब्द और भी था, ये इस पर भी हम रुके थे एक बार के लिए, ठीक है। प्रति, प्रतिधन, अवधन, यह है क्या, प्रत्यवय, ये शब्द सही थे इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं था। प्रतिष्ठा, प्रत्यक्षण ये हो चुका था, प्रतिवेश ये हो चुका था। व्याधि, व्यंजन, विहार, विलय, विनाश, विधान, विख्यात, विकरण, व्यूह, विघटन, विघटन दो बार आ गया, विघ्न, विचित्र, वितर्क, विदेह, विधि, विप्लव, विनय, ये भी हो चुका था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सुउपसर्ग की, तो सुउपसर्ग की हम बात करेंगे, तो सुउपसर्ग में, हाँ जी, ठीक है, सुगंध, सुयोग, स्वच्छ, स्वागत, सुयश, सुशील, स्वल्प, स्वस्ति, सुधन, आकृति, स्वागत, सुक्ति, सुरति, सुविधा, सुविख्यात, सुधा, सुषुप्ति, सुकुमार्य। देखो ये सो कुमार्य लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम जानते हैं सुधन, कुमार धन, य, सुकुमारी हो गया। ये प्रत्यय और दोनों के मेल से यहां सु आ रहा है। इसी तरह सुधन, गंध, अब इसमें मान लो अप्रत्यय जुड़ गया तो सौगंध हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा सुजन, धन, य, सौजन्य, ठीक है। सुभाग, ठीक है। सोमनस, अब वो अच्छा शब्द था, मैं रुका था उस दिन क्लास में, सर आप टीचर हो आपको नहीं पता होगा, ऐसा आ जाता है मान लो दिमाग में। देखो ऐसी बहुत से नए शब्द हैं जो बड़े बड़े विद्वान बने तो उनको भी नहीं आता, तो इसलिए पढ़ने में क्या बुराई थोड़ी। देखो सुमन, मैंने कहा सोमनस कैसे होता है भाई, कोई मतलब किस टाइप से जो है सोमनस, तो ये बहुत अच्छा था। देखो सु धन, मन धन, ठीक है, बल्कि इसको यूं ले रखा है सुधन मनस, और फिर इसमें अ जोड़ा है तभी तो सोमनस हुआ। सुधन मनस, सुमन, और अ जुड़ते ही ये क्या हो गया, सोमनस हो गया। अ जुड़ते ही ये क्या हो गया, सोमनस। तो बहुत ही अच्छा शब्द लगा मुझे ये सुमनस वाला, और वास्तव में ऐसे शब्द होते हैं ना वो कुछ नई चीज सिखाते हैं। अब सुमनस कैसे कहते हैं, देखो यहां पे मनस का मतलब मनुष्य नहीं बल्कि अच्छे मन वाला, यानी जिसका कोमल, स्त्रियों की भांति कोमल मन है, वो क्या है, सोमनस है। वो क्या है, सोमनस है। तो अच्छा शब्द मिला
तो अच्छे शब्द पे मैं आपको गलत अर्थ बताऊं इससे इससे अच्छा है, मैंने पिछली क्लास में कहा मैं देखूंगा इस शब्द को, क्योंकि मेरे लिए नया शब्द था। और जहां तक मैं समझता हूं विद्वान बैठे होंगे मेरे सामने, लेकिन 99% के लिए ये शब्द नया ही है। ठीक है, सोमनस, तो उस पर हम उस दिन रुके थे, सौजन्य रुके थे, सौजन्य खैर इन शब्दों को एक बार देखना था, क्लियर कर लिया। सम उपसर्ग 22वां उपसर्ग है, आप देख सकते हैं संकल्प, सम्मान, संचार, संवाद। हमने जो एक संधि का नियम किया था, म के पश्चात क से लेकर म तक, वो सारे शब्द इसमें आ जाएंगे। संज्ञा, समधन कृति, समधन दे, समधन दो, समधन कृत, समधन गत, समधन क्षिप्त, समधन गीत, समधन क्रमण, समधन है ना, तो ये सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके थे 22 उपसर्ग। अब जो हम चल रहे हैं, इन 22 उपसर्गों के अलावा संस्कृत के अन्य उपसर्ग भी जो हैं बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं संस्कृत के उपसर्गों में कंफ्यूज करने में। तो अन्य उपसर्गों में कौन कौन से आ सकते हैं वो आप देखेंगे। संस्कृत के अन्य उपसर्गों में सबसे पहले ये जो शब्द लिखा हुआ है, पहला ही शब्द, कहते हैं कि इस शब्द में जो है पर उपसर्ग भी नहीं है, मतलब इस शब्द में कोई उपसर्ग ही नहीं है। मैंने अभी रीट के अंदर, सॉरी, अभी जो अपनी टेस्ट सीरीज हो रही है, मैंने ये शब्द दिया था, ये शब्द दिया था, तो ये बहुत जनों ने ये शब्द किया भी था। उस दौरान क्या हुआ कि बहुत जनों ने गलत कर दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या नियम है, मैं नियम सहित बताऊंगा आपको कि पर उपसर्ग का मतलब होता है बड़ा, मुख्य या दूसरी पीढ़ी का। क्या अर्थ होता है? पर उपसर्ग का मतलब है बड़ा, मुख्य या दूसरी पीढ़ी का। बड़ा, मुख्य या दूसरी पीढ़ी का, क्लियर बात है। तो जैसे, कैसे, देखो उदाहरण, जैसे परदादा, परनाना, ठीक है, परदादा, परनाना, परकोटा, परपोता, है ना, परकोटा, परपोता, इस प्रकार से एग्जांपल आ जाएंगे। अब यह कहता है कि परा तथा पर उपसर्गों का अर्थ कभी भी दूसरे के अर्थ में नहीं लिया जाता। परा तथा पर का अर्थ कभी भी दूसरे के मतलब अर्थ में नहीं लिया जाता, नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पर संस्कृत का अव्यय है, जो संस्कृत के उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। अब ये नियम जब मेरे सामने आया, मैं क्यों पढ़ के बता रहा हूं, इसके पीछे कारण बताता हूं। वो इसलिए पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में ये एक भ्रम पैदा हो जाता है ना। अब देखो, यहां पर बिल्कुल सही है कि आप इसको अधीन के रूप में नहीं लेते, लेकिन वो हिंदी में आप जानते हैं परदादा, ये हिंदी के उपसर्ग है सारे, पर उपसर्ग ये हिंदी के हैं, पर कोटा, पर दादा, पर नाना, यहां पे पराधीन है, तो कहा जाता है कि इसमें उपसर्ग जो है वो नहीं है, ऐसी किताबें बताती है। लेकिन हम बहुत सी किताबों में शब्द देखेंगे भी, तो सर हमें क्या करना है, हमारे पास क्या उपाय है, हमें क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। आपको एक ही चीज करनी चाहिए कि चाहे कोई कितना भी विद्वान टीचर हो, चाहे कोई कुछ भी करे, लास्ट में आपको एनसीईआरटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन एक दो चीज मान लो एकदम क्लियर ही गलत है किताब के अंदर, वहां पर आपको एनसीईआरटी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे रीट के अंदर भी उन्होंने डिटो क्वेश्चन उठा के किताब से दिए थे और बाद में वो गलत साबित हो गए। तो जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखिए पर उपसर्ग में परावर, ये शब्द देखिए, परधन आरि, परधन अरि, परधन आतंक, ये परांतक नहीं है बल्कि परातंक है। तभी तो क्या होगा, परधन आतंक, इस तरह से होगा। परधन उत्कर्ष, परधन आश्रित, परधन आयन, परधन अर्थ, परधन अपर, है ना, परधन अपर, ये अच्छा शब्द है। देखिए ये कोई हिंदी का उपसर्ग नहीं है। परधन उपकार, परधन आश्रय, परधन उड़ा और परधन जीवी। तो ये मैंने आपको बताया, पर और परा उपसर्ग को आपको बढ़िया तरीके से लिख के रख लेना चाहिए। आ उपसर्ग के उदाहरणों को भी विशेष गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि आ में कई जगह हिंदी के आते हैं, कई संस्कृत के आते हैं, तो आप थोड़ा सा इन चीजों को नोट्स में लिख के चले। बहुत जने तो हैं सर रजिस्टर बना रखा है, हम आपकी हर चीज को लिखते हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों को आपकी मेहनत का फल जरूर जरूर मिलेगा, ये वादा है। ठीक है, अब देखिए अक्षम, अदंशम, अब आपको एक चीज मैंने जो फर्स्ट क्लास में बोली वो यहां फिर बोल दूं।
देखो ये क्यों जरूरी, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको मूल शब्दों पे गौर करना चाहिए ताकि पता चले आगे वाला उपसर्ग तत्सम है या कैसा है। आप देखिए, अधन क्षमा, अधन गम, अधन चल, जर, जात, ज्ञान, टल, दम्य, था, धर्म, व्यय, शुभ, लभ्य, असमय यानी समय, ये सारे तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इससे ये पता चला अंतर। आप देखिए, अंतर्धन गत, अंतर्धन आत्मा, अंतर्धन धान, अंतर्धन दशा, अंतर्धन राष्ट्र, अंतर्धन अंतर्धन इक्ष, अंतर्धन देशीय। ठीक है, उसके बाद तिरस देखिए, तिरह धन कार, तिरह धन कृत, है ना। तो ये उपसर्ग संस्कृत के चल रहे हैं अभी, बस ये दो ही उपसर्ग हैं आगे। संस्कृत के अन्य उपसर्गों में ज्यादा कंफ्यूज करने वाले उपसर्ग हैं पर और अ। पुनर्धन जन्म, पुनर्धन आगमन, उदय, विवाह, मूल्यांकन और जागरण। प्रादुर में भाव, भूत, पूर्व में ज, ग्रह, पूर्वधन आर्ध, अर्ध है ना, पूर्वधन अर्ध, पूर्वधन पूर्वाहन अहन, पूर्वधन अनुमान, प्राक का कथन, कलन, ऐतिहासिक, प्राक धन इति, प्राक धन इतिहास, धन इक, प्राक धन देवता, प्राग मुख, है ना, ये तो इस तरह होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, प्राक धन मुख। हाँ, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। प्राक धन कर्म, पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। ठीक है, आगे चलिए, इनमें कोई विशेष नहीं है। बहिर्धन आगत, नीचे हलंत लगा, इसका मतलब ये ऐसा होगा, बहिर्धन आगत, बहिर्धन जात, बहिर्धन भाव, बहिर्धन रंग, बहिर्धन गमन, बहिर्धन कार, बहिर्धन कृत, तत्धन लीन, मय, हित, तद्धित में क्या होगा, तत्धन हित, तत्धन अनंतर, काल, संभव, रूप, तद्रूप का क्या होगा, तत्धन रूप, है ना। आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान, सहपाठी, कर्मी, सहधन उदर, सहधन योगी, अनुभूति, सहधन अनुभूति, चर, सत का सत्कर्म, सत्कार, सदगति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म और सदाचार। ठीक है, और उसके बाद ये जो अपनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने इसको 22वां उपसर्ग मान रखा है। अभी जो वर्तमान में किताब है उसमें इस उपसर्ग को 22वां मान रखा है। स्वधन तंत्र, देश, स्वधन राज्य, धीन, रचित, निर्मित, स्वधन अर्थ, पुराधन तन, पुरातत्व, पुरापत, पुराण, ये बहुत अच्छा है। पूरा उपसर्ग भी होता है, देखिए, पुराण में पूरा उपसर्ग है, पुरातन में पूरा उपसर्ग है, पुरातत्व पूरा उपसर्ग है, पथ पूरा अवशेष। तो ये एक और उपसर्ग है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने की दृष्टि से। स्वयं धन भू, स्वयं धन वर, स्वयं धन सेवक, स्वयं धन पाणी, स्वयं धन सिद्ध, अविधनकार, आविस धनकार, आविस धनकार, आविस धनकृत, आविधन भाव, आविधन, आविर्धन भाव। देखो यही शब्द वही सेम बात आ गई। आविधन भाव, तो ये तो है संधि का, और उपसर्ग करेंगे आविर्धन भाव, आविर्धन भूत। ठीक है, तो ये आपका जो है उपसर्ग की जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आप सब जानते हैं, एक चीज और बता देना चाहता हूं आप सभी को। देखो, मेन ये चीज है कि आप लोग ईमानदारी से बस अपनी लाइब्रेरी में जा रहे हो, सेल्फ घर पे स्टडी कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, प्रतियोगिता मतलब बहुत गला काट प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में आपकी थोड़ी सी जो यूं कह सकते हैं लापरवाही है, वो आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। अपने शेड्यूल को, अपने शेड्यूल को एक मान के चलें। आप अभी तैयारी, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट करते हैं, अभी ये पढ़ लिया, फिर 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 ये पढ़ लिया, वो नहीं करें, बल्कि इसको एक सर्किल में चलने दें, इस तरह से चलने दें। उससे क्या होगा, आपको यकीनन फायदा मिलेगा। जैसे मतलब सब बहुत से टीचर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, केवल एक मैं ही नहीं हूं,
लेकिन मेरा भी आपके प्रति समर्पण है थोड़ा सा। आप लोग हिंदी में जो भी आप टॉपिक कंप्लीट करते हो तो उसके एक्सरसाइज के लिए मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है। 51 रुपए की टेस्ट सीरीज है, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो हर टॉपिक के प्रश्न। कल जैसे 2 टॉपिक के प्रश्न और जोड़ दिए। उसके अलावा आरपीएससी पैटर्न के अनुसार शेड्यूल वाइज डिवाइड करके पूरे भागों सिलेबस को, नए पैटर्न को, जो नया सिलेबस आया है उसको 20 भागों में डिवाइड करने के पश्चात फिर जो आपके 150 क्वेश्चन के पेपर लिए जा रहे हैं, जो 399 की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो बहुत जबरदस्त है। इसको आप नजरअंदाज ना करें। जीके वाली टेस्ट सीरीज भी बहुत जबरदस्त है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। आपको प्रश्नों की संख्या तो खूब मिलेगी, हम इतने प्रश्न दे देंगे, हम 50,000 दे देंगे, 60,000 दे देंगे। सोच के देखो, कर लोगे क्या 50,000 प्रश्न? इसकी भी एक लिमिट होती है। प्रश्न ज्यादा करने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग लालच बहुत कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट लालच करते हैं कि वो है ना, इसमें इतने सारे प्रश्न दे रहा है, क्या करोगे उतने सारे प्रश्नों का? खूब पढ़े, मार्केट से किताबें ले आओ, प्रश्नों का ढेर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न मतलब स्तरीय प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं है हर चीज का प्रश्न बना दिया। हर चीज का प्रश्न बनाना किसी काम का नहीं मानता मैं तो। आप मूल्यांकन वो होता है कि आपने कितना पढ़ा, वो आत्मसात कितना किया, उसको अब चेक करने का प्रयास करो। जब 4 ऑप्शन देखे तब वो लॉजिक आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, जिसके कारण आप ये आंसर को सही आंसर निकाल सको। तो ज्यादा लालच ना करें कि ज्यादा प्रश्न मैं तो देता हूं कम, क्लियर बात है। संधि समाज के 100 दे दिए, उपसर्ग के मैंने 100 दे दिए प्रैक्टिस के अंदर। बाकी कुछ टॉपिक के मैंने, जैसे एकार्थी शब्द है, एकार्थी में 100 प्रश्न कहां से लाऊं और बनाऊं तो एकदम रद्दी क्वेश्चन बनेंगे। तो एकार्थी में थोड़े कम कर दिए, समानार्थी में अच्छे दे दिए, पर्यायवाची विलोम में अच्छे शब्द दे दिए। और अभी तक तो एग्जाम दिसंबर में है ना, तब तक आपके बहुत से क्वेश्चंस मैं नए नए ऐड करने का प्रयास करूंगा। तो थोड़ा धीरज रखा करें और बढ़िया तरीके से। मैं यही कहूंगा, अभी नेक्स्ट जो एक वीडियो आएगा आजकल में, उसमें आपको 399 टेस्ट सीरीज और 51 टेस्ट सीरीज में थोड़ा अंतर स्पष्ट करूंगा। उसे आप देखना जरूर, उसे आप लोग देखना जरूर, उससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, सर कौन से ज्वाइन करें, क्या करें, ये करें। तो आप वो ज्वाइन करें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और देखो, आप अभी भी लालच कर रहे हो कि हिंदी में मेरा वीडियो देख लिया। देखो, आप किसी भी अध्यापक का देख रहे हो, अध्यापिका देख रहे हो, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया प्रयास करते हैं, बहुत सी नई नई चीजें लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एक सादे सब सदे सब सादे जाए, वो सुना है ना? तो एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो एक ही टीचर को फॉलो करें। अगर आप किसी अन्य आदरणीय अध्यापक को फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उनको करें, कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरे कहने का मतलब है, आप आ, एक ही टॉपिक का वीडियो मेरा भी देख लिया, उनका भी देख लिया, उनका भी देख लिया, उनके 4 टीचर्स का देखा। अब होगा क्या, 4 टीचर्स का वीडियो देखने से आप में विरोधाभास उत्पन्न होगा। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने बताया, हो सकता है सब टीचर ने अपने हिसाब से सबने सही बताया, बताने का तरीका अलग अलग लगा और आपको लगा कि नहीं, चारों में विरोधाभास है। उससे होगा क्या, आपका टाइम डिस्टर्ब, आपने 2-2.5 घंटे तो एक वीडियो में खराब कर दिए। उसके बाद आप चलोगे कौन सही है इसका मूल्यांकन करने में लग जाओगे, तो 3-4 घंटे खराब कर दोगे। इसीलिए कम से कम एक टीचर को पूर्णतः फॉलो करें, निश्चित रूप से फायदा होगा। बहुत बढ़िया। तैयारी युद्ध रणनीति से जीता जाता है, कभी भी ज्यादा हो हल्ला करने से नहीं जीता जाता। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चुपचाप आराम से रिलैक्स होकर अपनी तैयारी में ध्यान दीजिए और किसी चीज की ओर अनावश्यक ध्यान न दें। अभी सच बताऊं तो समय है इग्नोर करने का, हर चीज इग्नोर करने का समय है। आप इस बात को समझें, बहुत गूढ़ बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। इग्नोर करने का समय आ चुका है। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।